विजन IAS नवंबर 2025 में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ये सभी टॉपिक को कवर करेंगे। नेशनल वन हेल्थ मिशन। हाल ही में नवंबर 2025 में नेशनल वन हेल्थ मिशन असेंबली हुई, जहां स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी ने वीडियो मैसेज से उद्घाटन किया और इसे महामारी तैयारी के लिए भारत का बड़ा कदम बताया। साथ ही दिसंबर में साइंटिफिक स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग हुई, जो मिशन की प्रोग्रेस रिव्यू करती है। ये मिशन अब पूरी तरह सक्रिय है और कई मंत्रालयों को जोड़कर काम कर रहा है। अब नेशनल वन हेल्थ मिशन क्या है? ये एक बहुक्षेत्रीय पहल है जो इंसान, पशु, वन्यजीव और पर्यावरण की सेहत को एक साथ जोड़ती है। इसका मकसद है समन्वित निगरानी, डायग्नोस्टिक्स और बीमारी के प्रकोप पर तेज प्रतिक्रिया करना। मतलब, जो बीमारियां जानवरों से इंसानों में आती हैं, जैसे जूनोटिक डिजीज, उन्हें रोकने के लिए सभी सेक्टर मिलकर काम करेंगे। इसका विजन क्या है? भारत में एक एकीकृत बीमारी नियंत्रण और महामारी तैयारी का सिस्टम बनाना, जहां इंसान, जानवर और पर्यावरण के सेक्टर साथ आए। इससे बेहतर स्वास्थ्य परिणाम मिलेंगे, उत्पादकता बढ़ेगी और जैव विविधता का संरक्षण होगा। सोचिए, कोविड जैसी महामारी फिर न आए, इसके लिए पहले से तैयारी। ये मिशन कब अप्रूव हुआ? 2022 में प्रधानमंत्री की साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल यानी PMSTEC की 21वीं मीटिंग में अप्रूव हुआ। नोडल एजेंसी कौन है? ये प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के ऑफिस के तहत भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR द्वारा संचालित है। एंकर इंस्टीट्यूशन क्या है? नागपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ। ये मिशन की मुख्य संस्था है जो सभी गतिविधियों को समन्वयित करती है। अब इसके मुख्य स्तंभ क्या है? 4 मुख्य पिलर है। पहला, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसमें वैक्सीन, डायग्नोस्टिक्स और थेरेप्यूटिक्स जैसे जरूरी टूल्स विकसित करने के लिए लक्षित अनुसंधान किया जाएगा। दूसरा, क्लिनिकल रेडीनेस। क्लिनिकल केयर की इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करना, ताकि बीमारी आए तो तुरंत हैंडल कर सके। तीसरा, डेटा इंटीग्रेशन। इंसान, जानवर और पर्यावरण सेक्टर के डेटा को जोड़ना, ताकि जानकारी आसानी से उपलब्ध हो और बेहतर एनालिसिस हो सके। चौथा, कम्युनिटी एंगेजमेंट। समाज की भागीदारी सुनिश्चित करना, ताकि हमेशा प्रतिक्रिया की तैयारी बनी रहे। लोग जागरूक हों तो बीमारी फैलने से पहले ही रोक सके। अब मिशन की जरूरत क्यों पड़ी? पहला, जूनोटिक रिस्क को कम करना। दुनिया में उभरती हुई लगभग 60% संक्रामक बीमारियां जूनोटिक है, यानी जानवरों से इंसानों में आती है। इससे भारत की शुरुआती पता लगाने और रोकथाम की क्षमता बढ़ेगी, ताकि स्पिलओवर इवेंट्स यानी जानवर से इंसान में बीमारी का फैलाव पहले ही रोका जा सके। दूसरा, महामारी तैयारी। ये मिशन एक पूर्वानुमान और रोकथाम वाली स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था बनाएगा। अब तक हम रिएक्टिव थे, यानी बीमारी आए तब जवाब दें, लेकिन अब एंटीसिपेटरी यानी पहले से सोचकर सिस्टम आधारित पब्लिक हेल्थ फ्रेमवर्क बनेगा। कोविड जैसी स्थिति फिर न आए। तीसरा, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी AMR का बढ़ना। इंसानों, पशुओं और एक्वाकल्चर में एंटीबायोटिक्स का गलत इस्तेमाल से दवाएं बेकार हो रही है। वन हेल्थ अप्रोच से इसे सभी सेक्टरों में कंट्रोल किया जाएगा। चौथा, क्लाइमेट चेंज के प्रभाव। बदलता मौसम मच्छर जैसे वेक्टर्स का दायरा बढ़ा रहा है, जिससे डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां फैल रही है। पर्यावरण स्वास्थ्य को जोड़कर इसे हैंडल करेंगे। पांचवा, आजीविका की सुरक्षा। पशुओं की सेहत बेहतर होगी, उत्पादकता बढ़ेगी, बीमारियों से बचाव होगा, जिससे किसानों की आय ज्यादा होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी। छठा, इकोसिस्टम स्वास्थ्य। वन्यजीवों में बीमारी निगरानी और जैव विविधता मॉनिटरिंग मजबूत होगी, जिससे पर्यावरण से जुड़ी बीमारियों को रोका जा सकेगा और इकोलॉजिकल सिक्योरिटी आएगी। सातवां, ग्लोबल अलाइनमेंट। ये मिशन भारत को WHO, FAO, WOAH और UNEP के वन हेल्थ क्वाड्रिपार्टाइट से जोड़ेगा, जिससे भारत इंटीग्रेटेड हेल्थ गवर्नेंस में क्षेत्रीय लीडर बनेगा। अब वन हेल्थ अप्रोच क्या है? ये एक एकीकृत तरीका है जो इंसान, जानवर और इकोसिस्टम की सेहत को संतुलित और बेहतर बनाने का लक्ष्य रखता है। ये खासतौर पर ग्लोबल हेल्थ थ्रेट्स जैसे कोविड-19 महामारी को रोकने, पूर्वानुमान लगाने, पता करने और जवाब देने के लिए जरूरी है। मतलब, स्वास्थ्य को अलग अलग नहीं बल्कि जुड़ा हुआ मानकर काम करना। अब आगे की दिशा क्या है? पहला, कानूनी आधार। एक कानूनी या औपचारिक अधिसूचित अंतर क्षेत्रीय समन्वय प्राधिकरण बनाना, ताकि इंसान, जानवर और पर्यावरण स्वास्थ्य के क्षेत्रों में स्थायी समन्वय हो। दूसरा, क्षमता निर्माण। वेटरनरी एपिडेमियोलॉजी, वन्यजीव बीमारी निगरानी, जीनोमिक साइंस और फील्ड डायग्नोस्टिक्स में व्यवस्थित ट्रेनिंग को प्राथमिकता देना, ताकि तकनीकी और ऑपरेशनल क्षमता मजबूत हो। तीसरा, राज्य स्तर पर मजबूती। राज्य वन हेल्थ सेल्स बनाना, जिनके पास समर्पित फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ट्रेन्ड मैनपावर और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट हो, ताकि विकेंद्रीकृत तरीके से लागू हो सके।
हाल की मीटिंग में जारी फ्रेमवर्क इसी की दिशा में बड़ा कदम है। चौथा, बेहतर डायग्नोस्टिक्स और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। एक एकीकृत नेशनल वन हेल्थ डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना, जो सभी मंत्रालयों में रियल टाइम डेटा फ्यूजन, रिस्क असेसमेंट और समन्वित निर्णय लेने में मदद करे। पांचवा, क्लाइमेट चेंज अनुकूलन। क्लाइमेट चेंज से बीमारियों के फैलाव पर असर पड़ रहा है, इसलिए इसके प्रभावों पर रिसर्च और क्लाइमेट अनुकूल नियंत्रण रणनीतियां विकसित करना जरूरी है। छठा, ग्लोबल पार्टनरशिप। WHO, FAO, WOAH, UNEP और क्षेत्रीय वन हेल्थ नेटवर्क्स के साथ रणनीतिक सहयोग बढ़ाना, ताकि ग्लोबल स्टैंडर्ड से जुड़े और सीमा पार बीमारी तैयारी मजबूत हो। अब वन हेल्थ अप्रोच से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण पहली, NCDC में सेंटर फॉर वन हेल्थ। ये प्रयासों का समन्वय करता है, रेबीज, जूनोसिस, लेप्टोस्पायरोसिस, स्नेक बाइट जैसे प्रोग्राम चलाता है और भारत में वन हेल्थ अप्रोच को बढ़ावा देता है। दूसरी, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग में वन हेल्थ सपोर्ट यूनिट। ये वेटनरी, हेल्थ, वाइल्ड लाइफ और डेटा एक्सपर्ट्स की स्पेशलाइज्ड टीम है, जो नेशनल वन हेल्थ फ्रेमवर्क लागू करती है। तीसरी, BSL 3 और 4 लैब नेटवर्क। सभी सेक्टरों में बीमारी प्रकोप के तेज विश्लेषण के लिए हाई सिक्योरिटी लैब्स का नेशनल नेटवर्क, जो अब 23 तक पहुंच गया है। चौथी, वन हेल्थ जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन यानी OHJPA। 2022 से 2026 तक का सहयोगी फ्रेमवर्क, जो FAO, UNEP, WHO और WOAH के क्वाड्रिपार्टाइट अलायंस ने बनाया, ग्लोबली वन हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए। अंत में निष्कर्ष, ये मिशन इंसान, जानवर और पर्यावरण सिस्टम को एकीकृत करके पूर्वानुमान वाली स्वास्थ्य शासन की दिशा में बदलाव ला रहा है। निरंतर समन्वय और निवेश से भारत जूनोटिक, पर्यावरणीय और उभरती सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों से निपटने में ग्लोबल मॉडल बन सकता है। अगर आपको वीडियो उपयोगी लग रही है, तो अभी इसे लाइक करें। नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2.0। 18 नवंबर 2025 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जी ने नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2.0 को लॉन्च किया। ये प्लान पहली NAP-AMR 2017 की कमियों को दूर करता है और अब ज्यादा मजबूत है। अब NAP-AMR 2.0 क्या है? ये 2025 से 2029 तक का 5 साल का प्लान है। इसका विजन है इंसान, जानवर, पौधे और पर्यावरण के लिए एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम बनाना, जहां AMR का उभरना और फैलाव रोका जाए। ये मल्टीसेक्टरल और एविडेंस बेस्ड वन हेल्थ अप्रोच पर आधारित है। वन हेल्थ कॉन्सेप्ट क्या है? ये मानता है कि इंसान, जानवर और पर्यावरण की सेहत आपस में गहराई से जुड़ी हुई है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? पहला, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। हर सेक्टर या डिपार्टमेंट में सस्टेन्ड फंडिंग होगी। दूसरा, एनफोर्सेबल अकाउंटेबिलिटी मॉडल। 20 से ज्यादा मंत्रालयों और डिपार्टमेंट्स ने स्पेसिफिक, टाइम बाउंड और बजटेड एक्शन प्लान सबमिट किए हैं। तीसरा, वन हेल्थ अप्रोच का इंटीग्रेशन। पहली बार NAP 2.0 में पर्यावरण में एंटीबायोटिक रेसिड्यू और रेसिस्टेंट पैथोजेंस की सिस्टमेटिक सर्विलांस अनिवार्य की गई है। जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए हैं, जहां एक्सपर्ट्स होंगे और नेशनल AMR स्टीयरिंग एंड मॉनिटरिंग कमिटी अंतर क्षेत्रीय कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करेगी और स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट सुनिश्चित करेगी। अन्य विशेषताएं हैं डेटा शेयरिंग को आसान बनाना, जीनोमिक सर्विलांस पर फोकस, हॉस्पिटल्स में प्रेस्क्रिप्शन ऑडिट्स और एंटीमाइक्रोबियल स्टीवॉर्डशिप प्रोग्राम्स, जो एम्पिरिकल प्रेस्क्राइबिंग को गाइड करेंगे। मतलब, डॉक्टर बिना टेस्ट के एंटीबायोटिक्स न दें। भारत सरकार ने नेशनल एक्शन प्लान के तहत इसके 6 मुख्य लक्ष्यों को साझा किया है। सबसे पहला लक्ष्य है अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना। इसका सीधा अर्थ है कि जब तक आम जनता और स्वास्थ्य कर्मियों को इसके खतरों के बारे में सही जानकारी नहीं होगी, तब तक हम इस समस्या से नहीं लड़ सकते। प्रभावी संचार और शिक्षा के माध्यम से ही लोगों को ये समझाया जा सकता है कि दवाओं का गलत इस्तेमाल कितना घातक है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है इन्फेक्शन यानी संक्रमण की दर को कम करना। अगर हम अस्पताल और सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखेंगे तो बीमारियां कम फैलेगी। जब लोग कम बीमार पड़ेंगे तो एंटीबायोटिक दवाओं की जरूरत भी कम होगी, जिससे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने का खतरा टल जाएगा। तीसरा लक्ष्य है रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देना। वर्तमान में पुरानी दवाएं बेअसर हो रही हैं, इसलिए हमें नई दवाओं और तकनीकों की जरूरत है। सरकार का जोर इस बात पर है कि हम ऐसी बेसिक और ऑपरेशनल रिसर्च करें जो विशेष रूप से एमरा की चुनौतियों का सामना कर सके। चौथा बिंदु लेबोरेटरी क्षमता को मजबूत करने पर केंद्रित है। संक्रमण की सही पहचान और निगरानी के लिए हमारे पास आधुनिक लैब होनी चाहिए। इसके जरिए हम न केवल इंसानों में बल्कि खाद्य पदार्थों में मौजूद एंटीबायोटिक के अंशों की भी निगरानी कर सकेंगे। पांचवा और बहुत ही व्यवहारिक लक्ष्य है एंटी माइक्रोबियल एजेंटों के उपयोग को ऑप्टिमाइज करना। इसका मतलब है कि इंसानों, पशुओं और मछलियों के इलाज में दवाओं का इस्तेमाल केवल जरूरत पड़ने पर और सही मात्रा में ही किया जाए।
दवाओं का अनियंत्रित उपयोग ही इस समस्या की सबसे बड़ी जड़ है। अंतिम और छठा लक्ष्य है गवर्नेंस और सहयोग को सुदृढ़ बनाना। एमरा की समस्या केवल एक विभाग की नहीं है। इसमें स्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों को मिलकर काम करना होगा। जब तक अंतर क्षेत्रीय तालमेल नहीं होगा तब तक हम एक प्रभावी नीति लागू नहीं कर पाएंगे। निष्कर्ष में NAPAMR 2.0 एक परिपक्व और व्यापक रणनीति है। पॉलिसी से आगे बढ़कर बजटेड एक्शन और कई मंत्रालयों के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में वन हेल्थ को एम्बेड करके भारत AMR के बढ़ते खतरे के खिलाफ मजबूत रक्षा बना रहा है। अगर निरंतर समन्वय और निवेश हुआ तो भारत इसमें ग्लोबल मॉडल बन सकता है। आप इस कोर्सेज टैब के माध्यम से आप विजन IAS मैगजीन 2025 की सभी वीडियो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में देख सकते हैं। बिरसा 101 19 नवंबर 2025 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भारत की पहली स्वदेशी क्रिस्पर आधारित जीन थेरेपी बिरसा 101 को लॉन्च किया। ये खासतौर पर आदिवासी आबादी में ज्यादा पाई जाने वाली सिकल सेल डिजीज को ठीक करने वाली थेरेपी है। अब बिरसा 101 क्या है? ये CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी यानी IGIB द्वारा विकसित की गई है। इसका नाम बिरसा 101 भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में रखा गया है, जो एक महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। उनकी 150वीं जयंती पर इसे समर्पित किया गया। इसके अलावा CSIR IGIB और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बीच टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन हुआ है। इसका मकसद है स्केलेबल और किफायती ENF-Cas9 क्रिस्पर आधारित थेरेपी बनाना, न सिर्फ सिकल सेल डिजीज के लिए बल्कि अन्य जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए भी। सीरम इंस्टीट्यूट बड़े स्तर पर प्रोडक्शन करेगा ताकि ये थेरेपी सस्ती हो और आम लोगों तक पहुंचे। विदेश में ऐसी थेरेपी 20-25 करोड़ रुपए की आती है, लेकिन ये स्वदेशी होने से बहुत कम कीमत पर उपलब्ध होगी। सिकल सेल रोग। सिकल सेल रोग असल में एक वंशानुगत रक्त विकार है जो हीमोग्लोबिन जीन में म्यूटेशन यानी बदलाव के कारण होता है। सामान्य तौर पर हमारी लाल रक्त कोशिकाएं गोल होती हैं, लेकिन इस बीमारी में उनका आकार हंसिए या आधे चांद जैसा हो जाता है। जब इन कोशिकाओं का आकार बदल जाता है तो ये रक्त वाहिकाओं में फंसने लगती हैं और उन्हें ब्लॉक कर देती हैं, जिसके कारण शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंच पाती। इसका सीधा प्रभाव ये होता है कि व्यक्ति अनीमिया का शिकार हो जाता है और समय के साथ यह फेफड़ों, हृदय, किडनी, आंखों, हड्डियों और यहां तक कि मस्तिष्क को भी गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो स्थिति काफी गंभीर है, क्योंकि दुनिया भर में सिकल सेल के साथ पैदा होने वाले बच्चों में से लगभग 14.5% बच्चे भारत में होते हैं। ये बीमारी मुख्य रूप से हमारे जनजातीय यानी ट्राइबल समुदायों में अधिक प्रचलित देखी गई है। इसी गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार ने एक बहुत ही साहसिक लक्ष्य निर्धारित किया है कि हमें वर्ष 2047 तक भारत से सिकल सेल रोग को पूरी तरह खत्म करना है। अब क्रिस्पर टेक्नोलॉजी क्या है और इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है? क्रिस्पर का पूरा नाम है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ये एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है जो जीवित जीवों के DNA को चुनिंदा तरीके से बदल सकती है। इसे मोलेक्युलर सिजर्स कहा जाता है, क्योंकि ये DNA के खराब हिस्से को काटकर ठीक कर देती है। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है? क्रिस्पर एक प्राकृतिक सुरक्षा तंत्र है जो बैक्टीरिया में पाया जाता है। जब कोई वायरस बैक्टीरिया पर हमला करता है तो बैक्टीरिया वायरस के DNA का एक छोटा टुकड़ा अपनी DNA में रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये रिकॉर्डिंग क्रिस्पर कहलाती है। इससे बैक्टीरिया को वायरस की याद रहती है। अगर वही वायरस दोबारा हमला करे तो बैक्टीरिया क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन नंबर 9 यानी Cas9 का इस्तेमाल करते हैं। Cas9 वायरस के DNA को सटीक जगह पर काट देता है और वायरस नष्ट हो जाता है। मतलब ये बैक्टीरिया का अपना इम्यून सिस्टम है। अब लेबोरेटरी में वैज्ञानिक इसी सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। क्रिस्पर Cas9 को जीन एडिटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहां हम किसी जीव के DNA में सटीक जगह पर बदलाव करते हैं, जैसे सिकल सेल डिजीज में गलत जीन को ठीक करना। इसके मुख्य कंपोनेंट्स क्या हैं? पहला, Cas9 प्रोटीन। ये मोलेक्युलर सिजर्स की तरह काम करता है, DNA को काटता है। दूसरा, गाइड RNA। ये Cas9 को बताता है कि DNA में कहाँ काटना है। गाइड RNA डिजाइन करके हम चुनते हैं कि कौन सी जगह टारगेट करनी है और Cas9 ठीक वहीं काट देता है। कटने के बाद सेल खुद रिपेयर करती है और हम चाहें तो ठीक जीन डाल सकते हैं। अब जीनोम एडिटिंग के अन्य टूल्स भी हैं, जिनकी तुलना में क्रिस्पर ज्यादा आसान, सस्ता और सटीक है। पहला, होमिंग एंडोन्यूक्लिएज या मेगान्यूक्लिएज। ये प्राकृतिक एंजाइम हैं जो DNA के लंबे हिस्से को पहचान कर काटते हैं। दूसरा, जिंक फिंगर न्यूक्लिएज यानी ZFNS। ये स्पेशल प्रोटीन पार्ट्स का इस्तेमाल करके सही जगह ढूंढते हैं और फिर काटते हैं। तीसरा, तले न्यूक्लिएज यानी TALENS।
ये 2 पार्ट से बने होते हैं जो साथ मिलकर चुनी हुई जगह पर डीएनए काटते हैं। लेकिन CRISPR-Cas9 सबसे लोकप्रिय है क्योंकि ये छोटे आरएनए पीस से गाइड होता है और बहुत प्रिसाइज है। बिरसा 101 में एनफनकास्ट 9 नाम का एक बेहतर वर्जन इस्तेमाल किया गया है, जो और सुरक्षित और प्रभावी है। क्रिस्पर से जुड़ी कुछ हाल की महत्वपूर्ण भारतीय खबरों पर चर्चा करेंगे, जो जीन एडिटिंग के क्षेत्र में भारत के योगदान को दिखाती हैं। सबसे पहले, TNPB आधारित टेक्नोलॉजी। ICAR के सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CRRI कटक के वैज्ञानिकों ने पौधों के लिए एक नया जीनोम एडिटिंग टूल विकसित किया है, जो TNPB प्रोटीन पर आधारित है। इसे हाल ही में पेटेंट मिला है। TNPB प्रोटीन क्या है? ये ट्रांसपोजोन एसोसिएटेड प्रोटीन है, जो मॉलिक्यूलर सीजर की तरह डीएनए काटता है, लेकिन ये Cas9 या Cas12a से बहुत छोटा है, सिर्फ 408 अमीनो एसिड्स का, जबकि Cas9 में 1400 होते हैं। ट्रांसपोजन्स या ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स यानी जंपिंग जीन्स वो डीएनए सीक्वेंस हैं जो जीनोम में एक जगह से दूसरी जगह कूदते हैं। TNPB का छोटा साइज होने से ये पौधों की कोशिकाओं में आसानी से पहुंच जाता है, यहाँ तक कि वायरस के जरिए डिलीवरी भी संभव है। इससे कृषि में क्लाइमेट रेसिस्टेंट, हाई यील्ड फसलें बनाना सस्ता और आसान होगा। ये क्रिस्पर का स्वदेशी और IP फ्री अल्टरनेटिव है, क्योंकि विदेशी क्रिस्पर पर पेटेंट है और लाइसेंस फीस लगती है। दूसरी खबर, GLO-Cas9। कोलकाता के बोस इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने GLO-Cas9 नाम का एक नया क्रिस्पर प्रोटीन विकसित किया है। ये जीन एडिटिंग करते समय चमकता है, यानी लाइट एमिट करता है। कैसे? इसमें Cas9 को डीप सी श्रिम्प के नैनो ल्यूसिफेरेज फ्रेगमेंट से फ्यूज किया गया है। जब Cas9 सही से फोल्ड होता है, तो ये फ्रेगमेंट्स जुड़कर लाइट पैदा करते हैं, जैसे जुगनू की रोशनी। इससे लिविंग सेल्स में रियल टाइम जीन एडिटिंग को ट्रैक किया जा सकता है, बिना सेल्स को नुकसान पहुंचाए। ये थेरेस्टेबल भी है, यानी हाई टेम्परेचर पर भी स्थिर रहता है। जेनेटिक डिसीज जैसे कैंसर, सिकल सेल अनीमिया में थेरेपी मॉनिटरिंग के लिए बहुत उपयोगी है। PT 365 की पूरी और डीप एनालिसिस वीडियो बहुत जल्द हमारे चैनल पर आने वाली है। अगर आप एग्जाम में कोई भी इंपॉर्टेंट करंट इश्यू मिस नहीं करना चाहते, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। WHO ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2025, WHO ग्लोबल TB रिपोर्ट 2025, हाल ही में 12 नवंबर 2025 को रिलीज हुई। ये भारत के टीबी नियंत्रण प्रयासों की तारीफ करती है, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार भारत में टीबी की इंसिडेंस यानी हर साल नए केस आने की दर 21% कम हुई है। अब रिपोर्ट की मुख्य बातें। ग्लोबली टीबी मौत के टॉप 10 कारणों में है और सिंगल इन्फेक्शियस एजेंट से मौत का सबसे बड़ा कारण। 2024 में दुनिया भर में 1.23 मिलियन लोगों की टीबी से मौत हुई। ग्लोबल टीबी इंसिडेंस रेट 2015 से 2024 तक 12% कम हुई, जबकि मौतें 29% कम हुई। भारत के बारे में। भारत में टीबी मोर्टेलिटी रेट 2015 के 28 प्रति लाख से घटकर 2024 में 21 प्रति लाख हो गई। लेकिन भारत का ग्लोबल टीबी बर्डन सबसे ज्यादा है, 25% टीबी मरीज भारत में है। साथ ही 2024 में अनुमानित MDR या रिफेम्पिसिन रेसिस्टेंट टीबी केसों का 32% से ज्यादा भारत में थे। टीबी से मौतों में भी भारत का हिस्सा 25% के करीब है, HIV के साथ और बिना। अब टीबी क्या है? टीबी एक संक्रामक हवाई बीमारी है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होती है। ये रोकी और ठीक की जा सकती है। संक्रमण की जगह के आधार पर प्रकार। सबसे आम पल्मोनरी टीबी, जो फेफड़ों को प्रभावित करती है और संक्रामक है, खांसने या छींकने से हवा के जरिए फैलती है। एक्सट्राल्मोनरी टीबी फेफड़ों के बाहर होती है, जैसे लिम्फ नोड्स, हड्डियां, दिमाग, किडनी या प्लूरा में। ये कम संक्रामक है और शरीर के अंदर फैलती है। स्पाइनल टीबी या पॉट्स डिजीज रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करती है, जिससे कमर दर्द और मूवमेंट की समस्या होती है। दवाओं के रिस्पॉन्स के आधार पर प्रकार। ड्रग सेंसिटिव टीबी स्टैंडर्ड दवाओं जैसे आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन से ठीक हो जाती है। ड्रग रेसिस्टेंट टीबी स्टैंडर्ड दवाओं से नहीं ठीक होती। मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट यानी MDR टीबी रिफेम्पिसिन और आइसोनियाजिड दोनों से रेसिस्टेंट होती है। एक्सटेंसिवली ड्रग रेसिस्टेंट यानी XDR टीबी में मजबूत दवाएं भी काम नहीं करती। सफलता के मुख्य कारक क्या है? सबसे पहले, प्रमुख सरकारी पहलें। नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम यानी NTEP 2020 में नाम बदला गया। लक्ष्य 2025 तक टीबी एलिमिनेशन। ये नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान 2017-2025 पर आधारित है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान 2022 में शुरू हुआ। नीक क्षय मित्र इनिशिएटिव से कम्युनिटी सपोर्ट मिलता है। लाखों नीक क्षय मित्रों ने मरीजों को गोद लिया, न्यूट्रिशन और अन्य मदद दी। नीक क्षय पोषण योजना 2018 से चल रही है। हर नोटिफाइड मरीज को इलाज के दौरान न्यूट्रिशन के लिए 500 रुपये महीना मिलते हैं, जो DBT से सीधे अकाउंट में जाते हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स को संबोधित करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य संरचना को सशक्त बनाना। भारत में राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम के तहत टीबी डायग्नोस्टिक सेंटर, माइक्रोस्कोपी लैब और ट्रीटमेंट सेंटर का विस्तार किया जा रहा है। इससे टीबी का समय पर पता लगाना और इलाज करना आसान हो रहा है। डिजिटल स्वास्थ्य और निगरानी प्रणालियां। एनटीईपी के तहत निकष पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो एक वेब आधारित मरीज प्रबंधन और निगरानी प्रणाली है। इस पोर्टल के माध्यम से टीबी मरीजों का इलाज और उनके स्वास्थ्य की निगरानी करना आसान हो गया है। नए उपचार विधियों की शुरुआत। नई उपचार विधियां जैसे बीपीएएलएम ने खासकर ड्रग रेसिस्टेंट टीबी के इलाज में एक क्रांतिकारी बदलाव लाया है। ये नई दवाएं टीबी के उपचार को और प्रभावी बना रही हैं। बेहतर निदान। एनटीईपी के तहत यूनिवर्सल ड्रग ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग को लागू किया गया है, ताकि हर मरीज का ड्रग रेजिस्टेंस टेस्ट किया जा सके। इससे ये सुनिश्चित होता है कि मरीज को सही उपचार मिले और इलाज में कोई रुकावट न हो। उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आणविक निदान प्रौद्योगिकियों जैसे न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट और वर्ल्ड गेनोम सीक्वेंसिंग का इस्तेमाल टीबी के मामलों की जल्दी पहचान और निगरानी में किया जा रहा है। इससे न केवल रोग की जल्दी पहचान होती है, बल्कि इसका इलाज भी तेजी से शुरू हो सकता है। टीबी उन्मूलन में आने वाली चुनौतियां। ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में निदान में कमी। भारत के ग्रामीण इलाकों में अक्सर उन्नत निदान सुविधाओं की कमी होती है, जिससे मरीजों का समय पर पता नहीं चलता और इलाज में देरी हो जाती है। उदाहरण के लिए, जम्मू और कश्मीर के गुरेज घाटी में 1250 व्यक्तियों में से सिर्फ 250 सक्रिय मामले पाए गए। डिजिटल विभाजन। भारत टीबी रिपोर्ट के अनुसार कई स्वास्थ्य इकाइयों में कंप्यूटर, इंटरनेट और डेटा एंट्री ऑपरेटर की कमी है, जिसके कारण निकष पोर्टल का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाता। सामाजिक और आर्थिक विषमताएं। टीबी सबसे अधिक गरीबों, कुपोषित व्यक्तियों, प्रवासी श्रमिकों, आदिवासी समुदायों और शहरी स्लम में रहने वाले लोगों को प्रभावित करता है। उदाहरण के तौर पर, दिल्ली में प्रवासी श्रमिकों के 60% से अधिक लोग बेहद खराब परिस्थितियों में रहते हैं। कुपोषण का बढ़ता संकट। कुपोषण की वजह से टीबी का खतरा 6 से 8 गुना बढ़ जाता है। यह एक गंभीर समस्या है, क्योंकि गरीब और कुपोषित वर्ग में टीबी का जोखिम अधिक होता है। उच्च केस लोड। भारत दुनिया के 32% से अधिक एमडीआर और आरआर टीबी मरीजों का घर है। यह एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इन रोगियों का इलाज सामान्य टीबी से ज्यादा कठिन है। दवाओं की कमी। 2023 में महाराष्ट्र में साइक्लोसेरिन की 25,000 गोलियां आईं, जबकि वहां की मांग लगभग 3 लाख गोलियां थी। दवाओं की कमी इलाज में एक बड़ी बाधा बन जाती है। सिस्टम की खामियां। टीबी के स्वास्थ्यकर्मी, काउंसलर और माइक्रोबायोलॉजिस्ट की कमी भी एक बड़ी समस्या है। जैसे कि भारत में 67% माइक्रोबायोलॉजिस्ट की और 43% लैब असिस्टेंट की भर्ती नहीं हो पाई है। पर्यावरण और जीवन की स्थितियां। मुंबई जैसे शहरों में जहां भवन कम रोशनी और खराब वेंटिलेशन वाली जगहों पर बने होते हैं, वहां के 8-10% निवासी टीबी से पीड़ित होते हैं, जबकि बेहतर वेंटिलेशन वाले इलाकों में ये प्रतिशत केवल 1% है। सहरुग्णताएं। मधुमेह जैसी बीमारियां भी टीबी के जोखिम को बढ़ाती है। तमिलनाडु में एक अध्ययन में पाया गया कि 25.3% टीबी मरीजों को डायबिटीज थी और 24.5% मरीजों को प्री डायबिटीज थी। अन्य समस्याएं। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ और सूखा और अनियमित निजी स्वास्थ्य क्षेत्र भी टीबी की रोकथाम में मुश्किलें पैदा करते हैं। निष्कर्ष में, टीबी एलिमिनेशन के लिए निरंतर मल्टी सेक्टरल अप्रोच जरूरी है। पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करें, ड्रग सप्लाई अनइंटरप्टेड रखें, सोशल डिटर्मिनेंट्स जैसे कुपोषण और गरीबी दूर करें, कम्युनिटी अवेयरनेस बढ़ाएं। पीपल सेंटर्ड, टेक्नोलॉजी ड्रिवन और न्यूट्रिशन फोकस्ड स्ट्रेटेजी से लास्ट माइल डिलीवरी, स्टिग्मा कम करना और वल्नरेबल पॉपुलेशन की सुरक्षा जरूरी है। 2025 का लक्ष्य मुश्किल है, लेकिन निरंतर प्रयास से भारत टीबी फ्री बन सकता है। GSAT-7R। GSAT-7R सैटेलाइट, जिसे CMS-03 भी कहा जाता है, 2 नवंबर 2025 को इसरो ने इसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया। भारत के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा लिफ्ट ऑफ हुआ। ये लॉन्च आत्मनिर्भर भारत की बड़ी मिसाल है, क्योंकि इसमें कई स्वदेशी टेक्नोलॉजी जैसे कोलैप्सिबल एंटीना और बड़ा प्रोपल्शन टैंक इस्तेमाल हुए। अब GSAT-7R क्या है? ये GSAT-7 सीरीज का एडवांस डिफेंस कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, खासतौर पर भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया। सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होता है? ये वायरलेस कम्युनिकेशन का तरीका है जहां सैटेलाइट स्पेस में रिले स्टेशन की तरह काम करता है और दूर दूर तक डेटा ट्रांसफर करता है। इसका वजन करीब 4400 किलोग्राम है। लॉन्च के समय जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में डाला गया। वहां से ये खुद की प्रोपल्शन से जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में जाएगा,
जो पृथ्वी से 35,786 किलोमीटर ऊपर है। वहां ये पृथ्वी के साथ ही घूमेगा और फिक्स्ड पोजीशन में रहेगा। कवरेज क्या है? इंडियन ओशन रीजन और भारत की तटीय क्षेत्र से 2000 किलोमीटर तक मल्टी बैंड टेलीकम्युनिकेशन सर्विस देगा, जिसमें UHF, S, C और Ku बैंड शामिल है। इससे वॉइस, वीडियो और डेटा ट्रांसमिशन होगा। लाइफ स्पैन 15 साल है और ये पुराने GSAT-7 यानी रुक्मिनी को रिप्लेस करेगा, जो 2013 में लॉन्च हुआ था और अब पुराना हो गया है। इसका मकसद क्या है? स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन को मजबूत करना, मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस बढ़ाना और नौसेना के जहाजों, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट और मैरिटाइम ऑपरेशन सेंटर्स के बीच सिक्योर लिंक्स बनाना। हाई कैपेसिटी बैंडविड्थ से रियल टाइम, सिक्योर और जैम रेसिस्टेंट कम्युनिकेशन मिलेगा, जो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के लिए जरूरी है। GSAT-7 सीरीज के अन्य सैटेलाइट्स पर चर्चा करेंगे, जो भारत की रक्षा संचार व्यवस्था की रीढ़ है। GSAT-7 सीरीज नौसेना, वायुसेना और थलसेना के लिए डेडिकेटेड मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है। पहला, नौसेना के लिए GSAT-7 यानी रुक्मिनी 2013 में लॉन्च हुआ। ये भारत का पहला पूरी तरह डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट है। ये मैरिटाइम कम्युनिकेशन और सर्विलांस प्रदान करता है। रुक्मिनी ने विदेशी सैटेलाइट्स जैसे ब्रिटिश इनमारसेट पर निर्भरता कम की। 2017 के डोकलाम संकट में इसने चीन की युआन क्लास सबमरीन्स की मूवमेंट पकड़ी थी। अब GSAT-7R ने इसे रिप्लेस कर दिया है, जो ज्यादा एडवांस्ड और भारी है। वायुसेना के लिए GSAT-7A यानी एंग्री बर्ड दिसंबर 2018 में लॉन्च हुआ। ये नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस और डेटा लिंक कनेक्टिविटी को मजबूत करता है। इससे वायुसेना के एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, UAV, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल यानी अवाक्स एयरक्राफ्ट, मिसाइल यूनिट्स और रडार आपस में जुड़ते हैं। GSAT-7C विकसित किया जा रहा है, जिसमें ग्राउंड हब्स होंगे ताकि रियल टाइम, सिक्योर कम्युनिकेशन हो। थलसेना के लिए GSAT-7B विकसित हो रहा है, जो बॉर्डर एरियाज में सर्विलांस और कम्युनिकेशन बढ़ाएगा। अभी थलसेना GSAT-7A का कुछ हिस्सा इस्तेमाल करती है, लेकिन GSAT-7B पूरी तरह डेडिकेटेड होगा। निष्कर्ष, सैटेलाइट कम्युनिकेशन भारत की रक्षा तैयारी का अहम हिस्सा बन गया है। ये सिक्योर कनेक्टिविटी, रियल टाइम सर्विलांस और तीनों सेनाओं के बीच सहज समन्वय प्रदान करता है। स्पेस अब वारफाइटिंग डोमेन बन चुका है, जहां खतरे बढ़ रहे हैं। इसलिए सैटकॉम क्षमता मजबूत करना राष्ट्रीय सुरक्षा और स्ट्रेटेजिक सुपीरियरिटी के लिए जरूरी है। आत्मनिर्भर भारत के तहत ये सीरीज विदेशी निर्भरता कम कर रही है। इस प्लेलिस्ट से आप इस महीने की मैगजीन से जुड़ी सभी वीडियो आसानी से देख सकते हैं। NEXCAR-19 नेक्सकार-19 भारत की पहली स्वदेश विकसित CAR-T सेल थेरेपी है, जिसे मुख्य रूप से B सेल ब्लड कैंसर के इलाज के लिए बनाया गया है। इसे IIT बॉम्बे में इंक्यूबेटेड कंपनी, इम्यूनो ACT और टाटा मेमोरियल अस्पताल ने मिलकर तैयार किया है, जिसे DBT और BIRAC का भी पूरा सहयोग मिला है। साल 2023 में CDSCO ने इसे बाजार में उतारने की मंजूरी दे दी थी। इस तकनीक की कार्यप्रणाली बहुत ही अनूठी है। हमारे शरीर में सफेद रक्त कोशिकाओं का एक प्रकार होता है जिसे T सेल्स कहते हैं, जिनका काम खराब कोशिकाओं को मारना होता है। इस थेरेपी में इन्हीं T सेल्स को शरीर से बाहर निकालकर प्रयोगशाला में बदला जाता है और उन्हें CAR-T सेल्स में तब्दील कर दिया जाता है। ये बदले हुए सेल्स अब कैंसर कोशिकाओं को पहचानने और उन्हें जड़ से खत्म करने के लिए एक शक्तिशाली योद्धा बन जाते हैं। यह उन मरीजों के लिए एक वरदान है जिन पर पहली बार का इलाज बेअसर रहा हो। अगर हम इसके फायदों की बात करें तो ये पारंपरिक कीमोथेरेपी के मुकाबले कम समय में ठीक होने में मदद करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये CAR-T सेल्स शरीर में बने रहते हैं और भविष्य में कैंसर के दोबारा लौटने के खतरे को भी कम करते हैं। चूंकि यह भारत में बनी है, इसलिए यह विदेशी थेरेपी की तुलना में काफी सस्ती और सुलभ है। हमें इसकी चुनौतियों को भी समझना होगा। ये थेरेपी हर तरह के कैंसर के लिए एक जैसी काम नहीं करती। इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे नसों पर नकारात्मक असर या साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम, जिसमें हमारी अपनी ही रोग प्रतिरोधक क्षमता जरूरत से ज्यादा सक्रिय हो जाती है। इस तकनीक को बहुत ही सरल चरणों में समझते हैं। सबसे पहले मरीज के शरीर से खून निकाला जाता है ताकि उसमें से T सेल्स को अलग किया जा सके। ये T सेल्स हमारे शरीर की प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक प्रणाली के सिपाही होते हैं। अगला चरण बहुत ही दिलचस्प है। प्रयोगशाला में इन T सेल्स को जेनेटिक रूप से इंजीनियर किया जाता है। इनमें एक विशेष प्रोटीन जोड़ा जाता है जिसे काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर यानी का कहा जाता है। ये प्रोटीन इन सेल्स को कैंसर कोशिकाओं को पहचानने और उन्हें ढूंढ निकालने की शक्ति देता है। एक बार जब ये सेल्स तैयार हो जाते हैं तो इन्हें लैब में लाखों की संख्या में बढ़ाया जाता है। अंत में इन सुपर सेल्स को वापस मरीज के शरीर में डाल दिया जाता है।
ये इंजीनियर सेल्स शरीर के भीतर जाकर कैंसर कोशिकाओं से चिपक जाते हैं और उन्हें पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। डेवलपमेंट्स इन क्वांटम टेक्नोलॉजी। सबसे पहले बात करते हैं QSIP की। ये भारत की अपनी क्वांटम सुरक्षा चिप है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह क्वांटम सर्टिफाइड रैंडमनेस प्रदान करती है। सरल भाषा में कहें तो यह ऐसे रैंडम नंबर जेनरेट करती है जिन्हें डिकोड करना किसी भी पारंपरिक कंप्यूटर के लिए नामुमकिन है। ये चिप हमारे डिफेंस सिस्टम को साइबर खतरों और भविष्य के संभावित क्वांटम हमलों से सुरक्षित रखेगी। दूसरा बड़ा मील का पत्थर है 25 क्यूबिट QPU। ये भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है जिसे स्टार्टअप KPI द्वारा विकसित किया गया है। जैसे सामान्य कंप्यूटर में बिट्स होते हैं, वैसे ही क्वांटम कंप्यूटर की ताकत क्यूबिट्स में होती है और 25 क्यूबिट की यह क्षमता भारत को क्वांटम रेस में मजबूती से खड़ा करती है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा को समझते हैं जिसे क्वांटम इंफॉर्मेशन स्क्रैम्बलिंग कहा जाता है। यह वो प्रक्रिया है जिसमें जानकारी पूरे क्वांटम सिस्टम में बहुत तेजी से फैल जाती है, जिससे इसे केवल किसी एक हिस्से को मापकर नहीं समझा जा सकता। इसका तंत्र बहुत ही रोचक है। ये एंटेंगलमेंट के माध्यम से डेटा को कणों के बीच इस तरह बांट देता है कि जानकारी गायब नहीं होती बल्कि पूरे सिस्टम में छिप जाती है। इसे समझने के लिए एक सरल उदाहरण लेते हैं। जैसे पानी में स्याही की एक बूंद डालने पर वह पूरे पानी में फैल जाती है और उसे अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही एक क्यूबिट की जानकारी कई क्यूबिट्स में फैल जाती है। इसका महत्व यह है कि यह क्वांटम एडवांटेज को साबित करता है और हमें क्वांटम तकनीकों को गहराई से समझने में मदद करता है। अगर यह वीडियो आपकी IAS तैयारी में मदद कर रही है तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो IAS की तैयारी कर रहे हैं। सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट। नवंबर 2025 में एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने महाराष्ट्र सरकार के साथ एक लेटर ऑफ इंटेंट यानी LOI साइन किया। ये भारत का पहला राज्य है जो स्टारलिंक से औपचारिक रूप से जुड़ा। इसका मकसद रिमोट और अंडरसर्व्ड एरियाज में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है। अब सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट क्या है? ये वायरलेस ब्रॉडबैंड है जो अर्थ के चारों ओर ऑर्बिट करने वाले कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के जरिए डिलीवर होता है। फाइबर, केबल या DSL से अलग इसमें ग्राउंड बेस्ड वायरिंग की जरूरत नहीं पड़ती। पहाड़ी इलाके, जंगल, द्वीप या दूर के गांव जहां केबल बिछाना मुश्किल है, वहां ये बहुत उपयोगी है। ये कैसे काम करता है? यूजर के घर पर एक छोटी डिश एंटीना लगती है जो सिग्नल सैटेलाइट को भेजती है। सैटेलाइट उसे ग्राउंड स्टेशंस तक पहुंचाता है जो ग्लोबल इंटरनेट से जुड़े होते हैं। फिर जवाब उसी रास्ते वापस आता है। ट्रेडिशनल जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स अर्थ से 35,000 किलोमीटर ऊपर होते हैं, जिससे लेटेंसी ज्यादा होती है। लेकिन लो अर्थ ऑर्बिट यानी लियो सैटेलाइट्स जैसे स्टारलिंक के सिर्फ 500-2000 किलोमीटर ऊपर होते हैं। इससे स्पीड तेज और लेटेंसी कम होती है, जो ऑनलाइन गेमिंग, वीडियो कॉल और स्ट्रीमिंग के लिए बेहतर है। स्टारलिंक की कॉन्स्टलेशन में हजारों लियो सैटेलाइट्स हैं जो लगातार मूव करते हैं और कवरेज देते हैं। वनेडियम रीडॉक्स फ्लो बैटरी। 11 नवंबर 2025 को केंद्रीय पावर मंत्री मनोहर लाल जी ने NTPC के नेत्रा रिसर्च सेंटर, ग्रेटर नोएडा में भारत की सबसे बड़ी और पहली MWH स्केल VRFB सिस्टम का उद्घाटन किया। ये कैपेसिटी वाली है जो लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज यानी LDES के लिए बड़ा कदम है। इससे रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर और विंड की इंटीग्रेशन आसान होगी और ग्रिड ज्यादा रेसिलिएंट बनेगी। फ्लो बैटरी सॉलिड स्टेट बैटरी के साथ अगली पीढ़ी की बैटरी टेक्नोलॉजी में से एक है और ग्रिड स्केल एप्लीकेशन के लिए लिथियम आयन के विकल्प के तौर पर उभर रही है, जो फ्लेक्सिबिलिटी, लंबी उम्र और सुरक्षा देती है। अब नेक्स्ट जनरेशन बैटरी टेक्नोलॉजीज क्या है? फ्लो बैटरीज और सॉलिड स्टेट बैटरीज लिथियम आयन का अल्टरनेटिव है, खासकर ग्रिड स्केल एप्लीकेशंस के लिए। ये ज्यादा फ्लेक्सिबल, लंबी उम्र वाली और सेफ है। फ्लो बैटरीज क्या है? ये रिडॉक्स रिएक्शन से पावर जनरेट करती है। दो अलग लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स एक पोरस मेम्ब्रेन से आयंस या प्रोटॉन्स एक्सचेंज करते हैं। एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी इलेक्ट्रोलाइट टैंक्स के साइज पर डिपेंड करती है, इसलिए बड़े स्केल पर आसानी से बढ़ाई जा सकती है। ये फ्लेमेबल या पॉल्यूटिंग मटेरियल्स नहीं यूज करती। टाइप्स हैं वेनेडियम रेडॉक्स, जिंक ब्रोमाइन, आयरन सॉल्ट या ऑर्गेनिक सिस्टम्स। VRFB सबसे पॉपुलर है क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट वेनेडियम अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में यूज होता है, क्रॉस कंटेमिनेशन नहीं होता। इन प्लेलिस्ट्स के जरिए आप सभी महीनों की विजन IAS मैगजीन की पूरी वीडियो सीरीज देख सकते हैं। एस्केपेड मिशन। हम एक बहुत रोमांचक अंतरिक्ष मिशन पर बात करेंगे जो मंगल ग्रह के रहस्यों को खोलने वाला है। वो है नासा का एस्केपेड मिशन। एस्केपेड का पूरा नाम है एस्केप इन प्लाज्मा एक्सेलरेशन एंड डायनामिक्स एक्सप्लोरर्स। 13 नवंबर 2025 को नासा के इस मिशन के 2 जुड़वां स्पेसक्राफ्ट को ब्लू ओरिजिन के न्यू ग्लेन रॉकेट से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। लॉन्च केप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन, फ्लोरिडा से हुआ।
ये न्यू ग्लेन का दूसरा लॉन्च था और पहली बार इसका फर्स्ट स्टेज बूस्टर सफलतापूर्वक लैंड हुआ अटलांटिक ओशन में बाज पर। अब एस्केपेड मिशन क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है ये समझना कि सोलर विंड मंगल के मैग्नेटिक एनवायरनमेंट से कैसे इंटरेक्ट करता है और ये इंटरेक्शन मंगल की वायुमंडल को कैसे भागने देता है। मंगल का मैग्नेटोस्फीयर अनोखा है। ये पुराने कोर से बचे मैग्नेटिक फील्ड्स और ऊपरी वायुमंडल के कमजोर फील्ड से बना है। सोलर विंड से चार्ज पार्टिकल्स आकर वायुमंडल को स्पेस में ले जाते हैं, जिससे मंगल सूखा और ठंडा हो गया। ये मिशन 2 आइडेंटिकल स्पेसक्राफ्ट ब्लू और गोल्ड से डेटा लेगा, जो अलग अलग जगहों से एक साथ ऑब्जर्व करेंगे। इससे रियल टाइम में स्पेस वेदर और एटमॉस्फेरिक एस्केप समझ आएगा। लॉन्च के बाद स्पेसक्राफ्ट को अर्थ सन L2 लैग्रेंज पॉइंट के आसपास एक लोइटर ऑर्बिट में डाला गया। लैग्रेंज पॉइंट क्या है? ये स्पेस के ऐसे पॉइंट्स हैं जहां दो बड़े बॉडीज जैसे अर्थ और सन की ग्रेविटेशनल पुल बराबर होती है और सेंट्रीपेटल फोर्स से बैलेंस हो जाती है। यहां स्पेसक्राफ्ट कम फ्यूल खर्च करके स्थिर रह सकता है। एस्केपेड यहां 2026 तक लोइटर करेगा, स्पेस वेदर स्टडी करेगा, फिर अर्थ की ग्रेविटी असिस्ट लेकर सितंबर 2027 में मंगल पहुंचेगा। वहां अलग अलग ऑर्बिट्स में जाकर डेटा कलेक्ट करेगा। सेंटिनल-6B। हम एक बहुत महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन पर बात करेंगे जो क्लाइमेट चेंज और सी लेवल राइज को ट्रैक करने में बड़ा रोल अदा करेगा। वो है सेंटिनल-6B सैटेलाइट। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन का एडवांस्ड मिशन है। 17 नवंबर 2025 को स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से कैलिफोर्निया के वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। सेंटिनल-6B क्या है? ये नासा, NOAA, ISA, EUMETSAT और CNES का जॉइंट मिशन है। इसका मुख्य उद्देश्य है समुद्र की सतह की ऊंचाई को बहुत एक्यूरेटली मापना, करीब 90% ग्लोबल ओशंस में कुछ सेंटीमीटर तक प्रिसाइज। सैटेलाइट पर 6 साइंस इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिनमें मुख्य है पोसाइडन 4 रडार अल्टीमीटर, जो रडार पल्स भेजकर समुद्र की ऊंचाई, वेव हाइट और विंड स्पीड मापता है। इससे सी लेवल राइज के प्रभाव समझेंगे, जैसे कोस्टल फ्लडिंग, क्लाइमेट चेंज और ओशन करेंट्स। अगर संभव हो तो वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। इससे हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। RICIN अमोनियम नाइट्रेट। हम एक बहुत गंभीर और हाल की सुरक्षा संबंधी खबर पर बात करेंगे जो आतंकवाद से जुड़ी है। वो है रिसिन जहर और अमोनियम नाइट्रेट से जुड़े संभावित आतंकी हमलों को नाकाम करना। नवंबर 2025 में 2 बड़े आतंकी प्लॉट नाकाम किए गए। पहला, गुजरात ATS ने 8-9 नवंबर को हैदराबाद के एक डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से पिस्तौलें, गोलियां और कैस्टर ऑयल के 4 लीटर मिले, जिससे रिसिन जहर बनाया जा सकता था। दूसरा, जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस ने फरीदाबाद में एक मॉड्यूल पकड़ा। यहां 2 डॉक्टरों आदिल अहमद राथर और मुजम्मिल शकील सहित कई लोग गिरफ्तार हुए। इनके पास से 360 किलो से लेकर कुल 2900 किलो तक अमोनियम नाइट्रेट, डेटोनेटर्स, असॉल्ट राइफल्स और IED बनाने का सामान मिला। अब रिसिन क्या है? रिसिन एक प्राकृतिक प्रोटीन है जो एरंडी यानी कैस्टर बीन्स में पाया जाता है। इसे कैस्टर बीन्स के तेल निकालने के बाद बचे सामान से बनाया जा सकता है। ये बहुत घातक जहर है, सिर्फ 1 मिलीग्राम भी खाने में मिलाकर एक वयस्क को मार सकता है। इसका कोई एंटीडोट या स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। ये शरीर की कोशिकाओं में घुसकर प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया रोक देता है, जिससे कोशिकाएं मर जाती है। सांस, इंजेक्शन या खाने से भी असर करता है। आतंकवाद में इसका इस्तेमाल बायोलॉजिकल वेपन के रूप में हो सकता है। अमोनियम नाइट्रेट क्या है? ये NH4NO3 एक सफेद, पानी में घुलनशील क्रिस्टलाइन पदार्थ है, जो 170 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। खुद में ये विस्फोटक नहीं है, लेकिन ये उर्वरक के रूप में इस्तेमाल होता है। हालांकि, ये विस्फोटकों बनाने का मुख्य कंपोनेंट है। फ्यूल ऑयल या अन्य सामग्री मिलाकर ये बहुत शक्तिशाली IED बना सकता है। कई आतंकी हमलों में इसका इस्तेमाल हुआ है। भारत में इसे रेगुलेटेड सब्सटेंस माना जाता है, लेकिन चोरी या गलत तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा और MEDTECH स्कीम। हम भारत को फार्मेसी के क्षेत्र में एक वैश्विक महाशक्ति बनाने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी पहल पर चर्चा करेंगे। हम बात कर रहे हैं PRIP स्कीम की, जिसका पूरा नाम प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा एंड मेडटेक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत आवेदन करने की समय सीमा को बढ़ा दिया है, जो आप जैसे अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स अपडेट है। आइए इस योजना के मुख्य बिंदुओं को सरल भाषा में समझते हैं। ये योजना मुख्य रूप से फार्मास्यूटिकल विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है। सरकार ने इसके लिए 5000 करोड़ रुपए का एक विशाल वित्तीय बजट आवंटित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को केवल दवाएं बनाने वाला देश ही नहीं,
बल्कि फार्मा और मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और विकास का वैश्विक केंद्र बनाना है। इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए इसे 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। कॉम्पोनेंट ए, इसका पूरा ध्यान बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर है। इसके तहत NIPER में सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। ये कदम हमारे शिक्षण संस्थानों को विश्व स्तर की रिसर्च लैब में बदल देगा। कॉम्पोनेंट बी, इसका लक्ष्य सीधे तौर पर फार्मा और मेडटेक क्षेत्र में नवाचार और शोध को बढ़ावा देना है। इसमें निजी क्षेत्र और शिक्षाविदों को नए शोध करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि हम भविष्य की दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर इस एंड स्क्रीन से इसी मैगजीन के और पार्ट्स को भी देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल नॉनेम IAS को सब्सक्राइब करना ना भूलें।